हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आपकी तैयारी आशा है अच्छी चल रही होगी। जैसा इसके पहले के वीडियो में कहा गया था, इस समय जो हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था, जो शॉर्ट वीडियो आपको मिल रहा था, वह क्या था? इसके पहले देखें, लिटरेरी डेवलपमेंट, LITRARY डेवलपमेंट, DEVELOPMENT। इसके पहले हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे? तो डिस्कस ऑन द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, इम्पोर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अभी हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था, जैसा कि आपने देखा, अंग्रेजी साहित्य का विकास। तो अंग्रेजी साहित्य का विकास कब होता है? आपको बताया गया कि व्हेन द एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स केम एंड सेटल्ड इन इंग्लैंड। जब एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स यहाँ पे आती है, सेटल हो जाती है, तो अंग्रेजी साहित्य का डेवलपमेंट होता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं से देखें, द पीरियड ऑफ स्लेवरी बाय द रोमन्स, ब्रिटेन गुलाम किसका था? रोम का। तो उस पीरियड में अगर लिटरेचर डेवलप भी हुआ तो क्या हुआ? लैटिन लिटरेचर था, इंग्लिश लिटरेचर तो था नहीं। अब इंग्लिश लिटरेचर स्वाभाविक है कि कब से बिगिनिंग होती है? जब यहाँ एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स आ जाते हैं। क्योंकि देखिए, लिटरेरी डेवलपमेंट इन अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग थिंग्स। किसी भी देश में साहित्यिक विकास तभी होता है जैसे आप अपना देख लीजिए, एक बच्चे को जिस ढंग से हम वेल ब्रेड करते हैं, उसी ढंग से आगे चल करके उसका डेवलपमेंट होता है। लिटरेचर को अगर देखें तो माय डियर ब्रदर, लिटरेचर आल्सो रिक्वायर्स सर्टेन थिंग्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ सोसाइटी। जैसे साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। आपने पढ़ा होगा लॉर्ड मैकाले का स्टेटमेंट। तो लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स बोथ द मेरिट्स डिमेरिट्स, द गुडनेस, द स्ट्रेंथ, द वीकनेस ऑफ द सोसाइटी। साहित्य की अच्छाइयाँ क्या हैं, साहित्य की कमजोरियाँ क्या हैं। लेकिन साहित्य की भी कुछ अपनी ज़रूरतें होती हैं, साहित्य की भी कुछ अपनी ज़रूरतें होती हैं। तो साहित्य समाज से चाहता क्या है? एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहता है, राजनैतिक स्थिरता होनी चाहिए। राजनैतिक स्थिरता, क्योंकि जो कवि है उसको भी क्या चाहिए? नंबर एक में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फ्रॉम द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, फ्रॉम द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। साहित्य भी समाज से कुछ आशा करता है। जो उसकी पहली आशा होती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द लिटरेरी मैन। पता चला किसी ने कोई कविता लिख दी, किसी ने कोई नाटक लिख दिया, किसी से जा करके मैच कर गया और पता चला झगड़ा शुरू हो गया। तो एक क्या होता है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फ्रॉम द पार्ट ऑफ सोसाइटी हो गया, पब्लिक हो गया। दूसरा, लिटरेचर क्या चाहता है? लीजर आवर, फुर्सत का क्षण। जब कवि के पास, लेखक के पास, साहित्यकार के पास फुर्सत का वक्त होगा, तभी तो वह लिखेगा भाई। नहीं तो आप पढ़ते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी, जब तक आर्थिक आज़ादी नहीं रहेगी। When the poet or you can say the literary man is engaged anyhow to manage the both ends meet। अगर कवि जो है, लेखक जो है, वह इसी में परेशान है कि दो जून की रोटी का जुगाड़ कैसे करें, तब तो शायद साहित्यिक रचना मुश्किल हो जाएगी। दूसरा होता है फ्रॉम द पार्ट ऑफ पब्लिक लिटरेसी, साक्षरता भी होनी चाहिए। द यूटिलिटी ऑफ दैट लिटरेचर अमंग द पब्लिक। जिस साहित्य की रचना की गई है, वह साहित्य कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा है कि नहीं। इस पीरियड में ऊपर क्या लिखा गया है? द एंग्लो सैक्सन पीरियड लिखा गया। एंग्लो सैक्सन पीरियड में इंग्लिश लिटरेचर का डेवलपमेंट होता है। आपको बताया गया कि ड्यूरिंग दिस पीरियड लिटरेचर डेवलप्ड इनटू टू मेजर स्टेप्स। जैसे रोमन्स यहाँ से डाइवर्ट होते हैं, वह वापस जाते हैं, ब्रिटेन आज़ादी की तरफ बढ़ता है, एक नई जनजाति ब्रिटेन पे कब्जा करती है, जिसे क्या कहा गया? द एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा गया। इस एंग्लो सैक्सन पीरियड में लिटरेचर दो पार्ट में, माने इट डेवलप इनटू टू स्ट्रीम, दो भागों में डेवलप होता है। एक तो जो लोकल इंग्लिश पोएट्स थे, उन्होंने कंपोज किया, किसी ने अपना नाम दिया, किसी ने नहीं दिया, ये सब आप पढ़ चुके हैं। किसी ने नाम दिया, किसी ने नहीं दिया, ये सब आप पढ़ चुके हैं। दूसरा, द रिमार्केबल पोएट्स हु आर एक्चुअली वेल एजुकेटेड एंड वर्नाकुलर स्कूल्स फाउंडेड बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज। यह वह कवि हैं इस पीरियड में। अगर देखें एंग्लो सैक्सन पीरियड में कितने रिमार्केबल पोएट हैं? 12 रिमार्केबल पोएट्स हैं, ध्यान रखिएगा। एंग्लो सैक्सन में कितने रिमार्केबल पोएट्स हैं? तो देयर वर 12 रिमार्केबल पोएट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। बट इट्स वेरी सॉरोफुल, इट इज़ वेरी सॉरोफुल। यह बड़ा दुखद है। उनकी जो भी रचनाएँ थी हमारे पास नहीं हैं। इन 12 में जिनकी रचनाएं हमारे पास हैं, वह कौन है? इन 12 में
जिनकी रचनाएं हमारे पास है वह केवल और केवल क्या है, वह 4 हैं। 4 की रचनाएं हमारे पास उपस्थित हैं। तो 8 की रचनाएं हमारे पास नहीं हैं। 8 की रचनाएं हमारे पास नहीं हैं। अब आइए देखते हैं वह मेजर पोएट्स कौन है। वह मेजर, तो नंबर 1 में कौन है, सेंट एडहेल्म है। यह कौन है, फर्स्ट रिमार्केबल पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। वैसे तो यह क्या है, एक स्कॉलर लैटिन पोएट थे। यह वेसेक्स के रहने वाले थे। मृत्यु के बाद इनकी जो डेथ डेट है, इनकी जो डेथ डेट है जो है उसी पे इनको सेंट का कैनोनाइजेशन होता है, या यूँ कहें कि इनको संत का दर्जा दिया जाता है। इन्होंने मोस्टली 90% लेखन कार्य किस में किया है, लैटिन में किया है, क्योंकि ये सब जो भी थे यह क्या थे, यह लैटिन एजुकेटेड थे। एजुकेटेड इन द क्रिश्चियन मिशनरीज, जो मिशनरीज स्कूल खुले थे उसमें ये सब एजुकेटेड थे। तो यह जिसमें कंपोजिशन किए, इनका कंपोजिशन भी किस में है, मोस्टली वह इनका कंपोजिशन किस में है, वह लैटिन में है। जो इनका कंपोजिशन है वह किस में है, लैटिन में है। तो पहले जिसे अर्लीस्ट कह सकते हैं वह कौन है, एडहेल्म है। कहा जाता है कि इन्होंने सेंट, ये जो अगर इनका देखें तो जो महत्वपूर्ण इनकी चीज़ें हैं वह क्या है, लैटिन में पोएम्स हैं। कुछ कविताएं इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा, लेकिन उनका मैन्युस्क्रिप्ट आज अवेलेबल नहीं है। फिर भी हम जाने कि एडहेल्म को कहा जाता है द फर्स्ट या द अर्लीस्ट पोएट हु ट्राई टू कंपोज समथिंग आफ्टर द डिपार्चर ऑफ रोमन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब एंग्लो सैक्सन पीरियड के यह पहले कवि हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने लिखने का प्रयास किया। इन्होंने लिखने का प्रयास किया। ज़्यादातर इनकी कविताएं लैटिन में हैं, यद्यपि आज इनके द्वारा सृजित साहित्य हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनको अर्लीस्ट पोएट रिगार्ड किया जाता है। वैसे भी आप डेट ऑफ बर्थ देखें 639 हो गया, 657, 673 इनका तो अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर इस हिसाब से भी देखते हैं तो सेंट एडहेल्म क्या है, यह पहले पोएट रिगार्ड किए जाते हैं। इन्हें क्या किया जाता है, फर्स्ट पोएट रिगार्ड किया जाता है। इनका जो फीस्ट है वह कब पड़ता है बताया गया 25 ऑफ मई, 25 मई को पड़ता है। अब इनके बाद हम दूसरे नंबर पे चलते हैं। तो दूसरे नंबर के जो हैं वह कौन है, अब यहाँ पे हैं कैडमन महोदय हैं। ढेर सारी स्टोरीज आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। वैसे कैडमन के बारे में अब हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वह कौन है, सेंट कैडमन है। कैडमन को देखें तो कैडमन नॉर्थम्बिया के रहने वाले थे। इनको क्या कहा जाता है, काउहर्ड पोएट कहा जाता है। इनके बारे में ढेर सारी कहानियां हैं, और वह कहानियां इनके बारे में दिया कौन है, वह सभी कहानियां इनके बारे में जो दी गई हैं वह वेनरेबल बेडे के द्वारा दी गई, जो 3 नंबर पे लिखे गए होंगे। वेनरेबल बेडे महोदय ने इनके बारे में दिया है कि यह जो थे वह काउहर्ड पोएट थे, मोस्टली ही हॉर्स एनिमल। वाइट इनकी जो विट बाई एब्बी थी या मॉनेस्ट्री, विट बाई एब्बी या मॉनेस्ट्री थी। तो कैडमन महोदय यहीं रहते थे, WHITBY, यह क्या थी, एब्बी। यहीं पे जानवरों का देखभाल किया करते थे। कहा जाता है जब इन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अडॉप्ट किया तो वहाँ पे सबको कहा जाता था कि टू पार्टिसिपेट इन द प्रेयर, प्रार्थना में सभी भागीदारी निभाते हैं, प्रार्थना में सभी भागीदारी निभाते हैं। इनके बारे में बेडे महोदय ने अपनी बुक, अगर आपने पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, अंग्रेजी लोगों का या अंग्रेजों का धार्मिक इतिहास या इंग्लैंड का धार्मिक इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने दिया है कि जब इनको गाने के लिए खड़ा किया जाता है, किसके बारे में कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कैडमन के बारे में बात हो रही है। कैडमन के बारे में आपके परीक्षा में यही आया हुआ है, हु वाज डिवाइनली इंस्पायर्ड पोएट, किसको कहा जाता है कि वह ईश्वरीय कृपा से कवि बने थे। तो कहा जाता है जब कैडमन महोदय को कहा जाता है कि टू सिंग, टू कम ऑन द स्टेज एंड सिंग, आइए गाइए। इनकी साउंड बड़ी श्रिल थी, इनकी आवाज़ बड़ी तीक्ष्ण थी कहा जाता है। तो इन्होंने गाना शुरू किया, देन द पीपल बिगन टू लाफ, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, ये वहाँ से भाग जाते हैं। रात भर जहाँ जानवर बांधे जाते थे बार्न, उसमें वहाँ पे रहते हैं। जैसा इनके बारे में कहानियाँ चर्चित हैं कि रात में कविता की देवी आती है, गॉडेस ऑफ पोएट्री यूरानिया, या जो म्यूजेज हैं वह आती हैं और इनसे ये नींद में थे उसी में कहती हैं कि सिंग कैडमन सिंग, ये कहते हैं व्हाट टू सिंग, गाओ कैडमन गाओ।
यही परीक्षा में पूछा जाता है, यही आ चुका है, देख लीजिएगा। सिंग, कैडमन, कैडमन सिंग। ये अब जब कहा जाता है गीत गाओ, कैडमन तुम गीत गाओ, ते कहते हैं व्हाट टू सिंग, क्या गाएं, व्हाट टू सिंग। तो जो गॉडेस ऑफ पोएट्री या म्यूजेज ऑफ पोएट्री है वह कहती है टू सिंग द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, आप इस सृष्टि की रचना को गाइए, आप इस सृष्टि की रचना को गाइए। यहीं से इनका पोएटिक कैरियर शुरू हो जाता है। इन्होंने जो बाइबल में इम्पोर्टेंट इवेंट्स दी गई है उसके आधार पे ढेर सारी इन्होंने कैडमन ने रचनाएं किया। अब देखें तो कैडमन महोदय की जो लॉन्गेस्ट पोयम है वह क्या है, पैराफ्रेजेज है। ढेर सारी कविताओं में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह इनकी क्या है, यह पैराफ्रेजेज है। जो इनकी पैराफ्रेजेज है उसे क्या कहा जाता है, द पैराडाइज लॉस्ट ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। ध्यान रखिएगा कैडमन महोदय, मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आप हमारा वीडियो देखें तो आप अपने पास एक पेन और नोटबुक रखें। तो कैडमन महोदय को क्या कहा जाता है, द एंग्लो सैक्सन। जॉन मिल्टन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया हुआ है, द एंग्लो, ANGLO, SAXO सैक्सन, जॉन मिल्टन। इन्हें क्या कहा जाता है, एंग्लो सैक्सन पीरियड का जॉन मिल्टन कहा जाता है। इनकी जो लॉन्गेस्ट पोएम है PHRA पैराफ्रेज, उसे क्या कहा जाता है, द पैराडाइज लास्ट, PARADIS, द पैराडाइज लास्ट ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड, पैराडाइज लास्ट ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड रिगार्ड किया जाता है। तो अभी हमने देखा जो दूसरे नंबर के कवि हैं जिनकी टाइटल क्या लिखी गई है, कैडमन लिखी गई है। कैडमन के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ हैं उनको एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कैडमन क्या है, द फर्स्ट या द अर्लीस्ट रिमार्केबल पोएट। ध्यान रखिएगा, इनको अर्लीस्ट पोएट कहा गया है, तो इनको अर्लीस्ट रिमार्केबल पोएट कहा जाता है। आपके परीक्षा में पूछता है कि हुइज कॉल्ड, प्रश्न को एक बार फिर से आप रिवाइज कर लें, ध्यान से सुने। हुइज कॉल्ड द एंग्लो सैक्सन मिल्टन, एंग्लो सैक्सन मिल्टन किसे कहा जाता है, कैडमन को कहा जाता है। विच क्रिएशन ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड इज कॉल्ड द पैराडाइज लॉस्ट। तो क्या है, इनका पैराफ्रेजेज है। कैडमन को क्या कहा जाता है, काउहर्ड पोएट कहा जाता है। इनके बारे में ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अब हम आते हैं नंबर 3, क्या लिखा गया है, सेंट वेनरेबल बेडे, द मोस्ट रिमार्केबल, द मैन ऑफ ग्रेट रिनासा लर्निंग एंड ग्रेट स्कॉलर। इनको देखें तो यह अपने पीरियड के, अभी तक आपको बताया गया कि टोटल 12 पोएट्स हैं। अगर 12 में देखें तो अब तीसरे नंबर के जो महत्वपूर्ण हैं 4 ही सर्वाइव करते हैं, जिनके मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे सामने हैं। तो नंबर 1 पे कौन है, वेनरेबल बेडे महोदय। वेनरेबल बेडे महोदय का जन्म होता है 673 AD में और डेथ होती है 735 AD। कहा जाता है कि वेनरेबल बेडे महोदय एजुकेटेड तो होते हैं लैटिन में, वेनरेबल बेडे महोदय लैटिन में एजुकेट होते हैं, लेकिन इन्होंने जो है इंग्लिश में लिखा, बाइबल के अनुवाद करने का प्रयास किया। यद्यपि सर्टेन गॉस्पेल्स ऑफ बाइबल वर ट्रांसलेटेड, कुछ ही भाग अनुवादित कर पाए, उसके बाद इन्होंने रोक दिया। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इनकी जो रचना है, अगर आपने पढ़ा होगा 731 AD में प्रकाशित कंप्लीट होती है, हिस्टोरिया इक्लेसियास्टिकल जेंटिस एंग्लोरम, या ऐसे समझ लें द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इनकी जो मोस्ट रिमार्केबल क्रिएशन है वह क्या है, द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड है। यह रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जो इनकी है ये कितने भाग में है, चाहे 5 पार्ट्स कह लें और चाहे 5 बुक्स कह लें, इसको इसमें डिवाइड है। यह कब से शुरू होती है, 55 BC से शुरू होती है, जब इन्वेजन होता है किसका, जूलियस सीजर का, CASR। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वेनरेबल बेडे या सेंट बेडे की बात कर रहे हैं। ये अपनी जिस रचना के लिए जाने जाते हैं, द इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, तो यह जो रचना है इन्हें जो टाइटल देती है वह क्या है, द फादर ऑफ हिस्ट्री। वेनरेबल बेडे को क्या रिगार्ड किया जाता है, बिहाइंड सेंट ही इज रिगार्डेड द फादर ऑफ हिस्ट्री। इनकी जो रचना है यह 5 भागों में बटी हुई है। अब इनका जो फर्स्ट पार्ट है वह क्या है, 54-55 BC से गवर्न करता है, जब जूलियस सीजर रोम से इंग्लैंड या ब्रिटेन में आते हैं।
तो वहाँ से शुरू होता है टिल द पीरियड, टिल हिज ओन पीरियड, अपने पीरियड तक का इन्होंने रेफरेंस दिया है। अब इन्होंने सेंट अल्बान हो गए, सेंट ऑगस्टाइन हो गए, इन सब का इनकी रचना में जिक्र है। तो बहुत डिटेल में मैं नहीं कहता कि आप इन सब चीज़ों को पढ़ें, लेकिन कम से कम इतना पढ़ें जो मेजर चीज़ें हैं। जैसे आपने देखा कैडमन महोदय को, इनको देखा वेनरेबल बेडे महोदय को, तो इतना हम पढ़ें। इनकी रचना कब प्रकाशित होती है? 731 AD में प्रकाशित होती है। इन्हें क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री कहा जाता है। इनकी रचना कितने भाग में है? 5 भाग में है। अब देखें जो लास्ट में पोएट हैं वह कौन है? सीने वुल्फ। सीने वुल्फ इज फेमस फॉर हिज यूनिक स्टाइल। अब इनकी जो यूनिक स्टाइल है वह क्या है? अपने कविता में अपने नाम का एक एक लेटर ऐसा देते हैं कहीं ना कहीं कि उससे इनका नाम बन जाता है। सीने वुल्फ देखें, बेसिकली ये जो फेमस है यह किसके लिए फेमस है? रिडल पोएट्री के लिए फेमस है। रिडल क्या होता है? पनिक पोयम होता है। पनिक पोयम या जिसे आप प्रॉवर्ब कहते हैं, एक ऐसी कविता जो मल्टी लिटरल इन मीनिंग होती है, ढेर सारे मीनिंग को कंटेन करती है। तो चले आज हम लोगों ने क्या देखा? आज हम लोगों ने जितने इम्पॉर्टेंट पोएट्स हैं आपको बताया गया। इस पीरियड में, एंग्लो सैक्सन पीरियड में टोटल कितने महत्वपूर्ण कवि हैं? तो जो टोटल महत्वपूर्ण कवि हैं वह कितने हैं? 12 में हमने शॉर्ट में ही देखा। इन 4 के बारे में तब आप इनका वन लाइनर नोट्स बना लें, इनका वन लाइनर नोट्स बना लें। और नोट्स बना करके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं नहीं कहता कि आप डिटेल पढ़ें, लेकिन इफ़ यू आर रियली desirous to get selection in your first attempt, then they can play also an important role in your selection. आपके सिलेक्शन में, आपके चयन में यह भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं और इन सबको आपको पढ़ना भी चाहिए। अब चले इनको सबको आपको पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कल है 17 दिसंबर। 17 दिसंबर को बात की गई थी हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है। अब वो क्या है? UGC, उसमें नेट हो गया, उसमें लेक्चरर हो गया LECT URER, यह लेक्चरर क्या है? GIC हो गया, और ELT GIC। तो इसका बैच हमारा कल शुरू हो रहा है। ELT GIC यह क्या है? ध्यान रखिएगा, यह टारगेट बैच है। यह क्या है? यह हमारा टारगेट बैच है। तो यह टारगेट बैच है, तीनों के लिए है। तीनों का मतलब इसमें क्या है? नेट हो गया। जून 2025 या जुलाई जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जो LT GIC की वैकेंसी आने वाली है, काफ़ी कुछ बच्चों की डिमांड थी, तो यह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच शुरू हो रहा है। अगर कोई भी चाहता है कि इसके लिए हमको क्लास ज्वाइन करना है, ये क्या है? मान लीजिए UGC। अब UGC नेट से हमारा तात्पर्य केवल इतना ही होता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें। यह क्या हो गया? लेक्चरर GIC हो गया, LT हो गया, ELT GIC। बहुत ज़्यादा सिलेबस बदलने वाला नहीं है, और वैसे भी हम तो इतना डिटेल पढ़ाते हैं कि जितना इनमें डिटेल पूछता है यू कैन इजीली सॉल्व टू देम, आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अगर इनमें से कोई इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे हमने नंबर लिख दिया है। ये हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है 9335355899। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया गया है। अगर कोई भी आप में से इंटरेस्टेड है कि टू ज्वाइन हिम, लेकिन ध्यान रखिएगा यह टारगेट बैचेज हैं। यह कौन बैच है? टारगेट है। टारगेट बैच से हमारा अभिप्राय क्या होता है कि यह वह बैच है, उन बच्चों का इनमें एडमिशन होता है जिन्होंने इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है अप्रैल में दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट एग्ज़ाम, उसमें भागीदारी नहीं निभा रहे हैं, आगे के एग्ज़ाम में भागीदारी निभाएंगे। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, UGC नेट ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, या GIC लेक्चरर लेना चाहते हैं, या LT GIC, तो 3 डेज डेमो फ्री है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9335355899। तो आज का क्लास यहीं तक। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आई होप बेटर फ्यूचर फ्रॉम द पार्ट ऑफ द टीचर।